हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 41 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पापा, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। आशा खाना खाते बड़े रिलैक्स अंदाज में सुहेब मुराद से बोलती। इस वक्त डिनर टेबल पर सफीन के अलावा सब लोग मौजूद थे और कोई भी उसके लहजे से समझ नहीं सका था कि आया उसने सुहेब साहब से जानने की इजाजत ली थी या उन्हें अपने जाने का बताया था। जैद साहब ने खाने से हाथ रोका, गौर से आशा का चेहरा देखा था। हाला ने भी इचकाती नजर बेटी पर डाली, जबकि सनम और मिरोसा ने भी उसकी इस तरह से अचानक बोलने पर हैरान हो गए थे। रोहा और उस्मान एक पल को चौंकने के बाद फिर से खामोशी से खाना खाने लगे थे। क्यों बच्चे, आप क्या करोगे पाकिस्तान जाकर? घर में इस वक्त कितनी टेंशन है, आप सब जानती है। फिर भी ऐसे वक्त में पाकिस्तान जाना चाह रही हो। इस वक्त पापा को परेशान मत करो आयशा, सुहेल साहब नरमी से समझाते हुए कहा था। हालांकि वो जानते थे कि आशा ने अगर पाकिस्तान जाने की सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत अपना फैसला बदलने से नहीं रोक सकती, मगर फिर भी वो अपने तौर पर एक कोशिश करना चाहते थे। आई नो पापा, मगर वहां पर नबीला की शादी है। नबीला बड़े मामू की सबसे बड़ी बेटी है। जब मैं पाकिस्तान में नानी के पास थी ना, उस वक्त नानी के साथ सिर्फ नबीला ही मेरी हमदर्द थी। वहाँ अक्सर मेरी मनहूसियत की वजह से मुझे वहां पर ताने और पिटाई पड़ती थी, तो मामी लोग भी मुझे भूखा प्यासा अकेले कमरे में बांध कर देते थे। तब भी यही नबीला सबसे छुप कर मेरे लिए खाना लाते थे। वो मेरे बुरे वक्त के साथी है पापा। बिना किसी गर्द के उसने अपनी दोस्ती निभाई है। जब जिंदगी मेरे लिए तंग कर दी गई थी तभी वो मुझसे ताल्लुक रखे हुए थे, और यहाँ आने के बाद अब तक मेरा उससे रब्ता है। उसने मुझे अपनी शादी पर स्पेशली बुलाया है। ऐसे वक्त में सफीन को छोड़कर मैं जाना तो नहीं चाहती, मगर उसने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। वो सुहेब मुराद को वजाहत देती हुई बोलती। आज पहली बार उसने ज़ैद साहब के सामने अपने बचपन से मुतल्लक कोई बात की थी, लेकिन पहले वो उनसे कहती भी कैसे? उससे पहले 9 साल के अरसे में उनके सामने आई ही ना थी। ज़ैद मुराद ने रिश्तों के मामले में पूरी जिंदगी बस हसारा ही तो कमाया था। तभी आशा की बातें सुनते हुए ज़ैद साहब के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी। सारा शर्मिंदगी से झुक गया था। वो सब ठीक है आशा, मगर ऐसे कैसे माँ को भेज दूं बच्चे? मैं या हाला आपके साथ चलते तो कोई बात नहीं थी, मगर हम सफीन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, और इस वक्त आपने खुद उसकी हाल देखी हुई है। वो कहीं आने जाने की पोजीशन में नहीं है, आप अकेली कैसे जाएंगी? एंड सॉरी, अगर आप सनम और मेरोसा को लेकर जाना चाहती हैं तभी मैं आप तीनों को हाला और अपने बिना नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद जहाँ मुझे फिक्र लगी रहेगी। जुहेर साहब सफीन के साथ हुए हादसे से बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी वो आशा को अकेले इतनी दूर भेजना नहीं चाह रहे थे, और हाला भी नहीं चाहती थी कि आशा इस वक्त पाकिस्तान जाए। मगर आशा की जुबानी उसके बचपन की बातें सुनकर वो मसलतन खामोश हो गए थे। सनम और मेरोसा को तो मैं खुद भी साथ लेकर नहीं जाऊंगी। इस वक्त सफीन को इन दोनों की ज्यादा जरूरत है, मैं अकेली भी नहीं जाऊंगी। वो खामोशी से खाना खाती सनम और मेरोसा को देखकर बोलती। मेरोसा कल से ही आशा से हवा थी। मतलब बताएं फिर क्या हाल है इस मसले का आपके पास? आशा ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। सीधा सा हल है पापा, आप रोहा और उस्मान को मेरे साथ भेज दे, सिंपल। आशा ने चुटकी बजाते हुए हल सामने पेश कर दिया था। तब भी सुहेल साहब ने तने हुए नकुश जरा ढीले पड़े थे। हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। वो आशा की तजवीज पर जरा मुतमिन हुए थे, मगर रोहा और उस्मान आशा के साथ जाने का सुनकर अपनी जगह से उछल पड़े थे। अम नहीं जाएगा तुम्हारे साथ आशा, तुम वहां भी अम को चैन नसीब नहीं होने देगा। तोबा तोबा, इतना तो हाथ खुला है तुम्हारा, हर किसी को मारने लगती हो। वहां किसी को मार पीट डाला तो पाकिस्तान का पुलिस पकड़कर जेल खाने में बंद कर देगा। इस बुढ़ापे में हम तुमको जेल खानों की शक्ल दिखाओगी? रोहा ने अपनी अरबी लैंग्वेज में बोलते हुए फौरन कानों को हाथ लगाकर तौबा की थी, जबकि उस्मान भी सख्त परेशान हो गया था। आशा जैसी चीज को संभालना कम से कम उसके पास की बात आती। उफ रोहा, मैं वहां पर मार दाग करने नहीं जा रही, शादी में जा रही हूँ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पापा, मैं रोहा को लेकर जाऊंगी, आप उनकी अच्छी तरह तसल्ली करवा दें। अपनी गारंटी मैं आपको देती हूँ, मैं वहां किसी को भी कुछ नहीं कहूंगी, इट्स आ प्रॉमिस। जुहैर साहब से कहते हुए वो कुर्सी खिसकाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और डाइनिंग रूम से बाहर निकलते चले गए थे। उसने अपनी तरफ से सुहेल साहब को मुतमिन कर दिया था। अब उसके जाने से लेकर रोहा और उस्मान को मनाने तक का काम उन्हीं को अंजाम देना था। जुहेल साहब ने नफी में साह लाते हुए रोहा को बेबस नजर से देखा था। रोहा प्लीज, आपको पता है ना वो नहीं मानेगी, जब उसने कह दिया तो वो जरूर जाएगी, प्लीज मान जाए ना। उस्मान, तुम भी कुछ बोलो, जुहेल साहब ने खामोश बैठे हुए उस्मान से कहा। ओके सर, हम लोग चले जाएंगे, यू डोंट वरी, हम जाऊंगा, मैं समझा दूंगा। उस्मान ने सुहेब साहब को मना नहीं किया था। रोहा ने गुस्से से जरेला कुछ बड़बड़ा कर अपना रूह मोड़ लिया था, जबकि उस्मान उनके नाराज चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया था। खाने के बाद हाला, सनम, मिरोसा, उस्मान, रोहा सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर अपने अपने रूम में चले गए थे। अब जुहेर साहब भी कुछ रिलैक्स हो गए थे। तभी उन्होंने अपने पास बैठे हुए ज़ैद मुराद को देखा था, जो कब से ऐसे सर झुकाए हुए खामोश बैठे थे।
भाईजान क्या सोच रही हैं, क्या मैं आशा को पाकिस्तान भेज दूं? आपको तो कोई इतराज नहीं है ना? जुहेब ने अपना हाथ जैद साहब के हाथ पर रखते हुए पूछा था, जिन्होंने चौंक कर जैद मुराद को देखा था। जिन्होंने चौंक कर जोहेब मुराद को देखा था। जोहेब, ये क्या कह रही हो तुम? मैं इतराज करने वाला कौन होता हूँ? मैं आज तक उसके लिए किया ही क्या है? तुमने और हाला ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। उसके मतलब कोई भी फैसला लेना ना लेना तुम्हारी और हाला की जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ नाम के लिए उसका बाप हूँ। बाप का असल रिश्ता तो तुमने निभाया है। एक बार मिरोसा के लिए किसी भी पापा तुम मुझसे मशवरा कर सकती हो, मगर आशा के लिए नहीं, क्योंकि मैं उस काबिल ही नहीं हूँ कि उसके मतलब किए गए तुम्हारे किसी भी फैसले पर इतराज कर सको। जैद साहब ने शिकस्त होरदार लहजे में कहा था और सुहेल साहब उनकी बात सुनकर खामोश हो गए थे। वो बाई की हालत जानते थे, इसलिए खामोशी से उनको देखने लगे थे। चलें फिर सोने चलते हैं, रात काफी हो गई है। सुहेल साहब कुर्सी खसकाकर उठते हुए बोलते। जोहेब, तुमने किसी डिटेक्टिव को हायर किया? जैद मुराद ने सुहेब मुराद से पूछा था। नहीं भाईजान, मैं अभी सफीन के थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने का वेट कर रहा हूँ। वो बहुत ही बड़े हादसे से गुजरी है, उसे थोड़ा सा समझ जाने दे, तब भी मैं आगे के लिए कोई भी लाइले अमल सोचूंगा। जुहेब मुराद ने पुष्मदगी से कहा था और जैद साहब ने भी मजीद कोई बात ना की और दोनों एक दूसरे को शब्बा बहर कहते हुए सोने के लिए चले गए थे। हलीमा बेगम आयस को लेकर पड़ोस में गई थी और आरफा बाहर रेडियो ऑन करके सिर में कपड़े धोने का काम निपटा रही थी। उसकी आदत थी कि वो काम करते म्यूजिक लगा लेती थी। अभी हलीमा बी को गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो रेडियो लगाकर मजे से मशीन लगाए कपड़े धो रहे थे। माही अंदर कमरे में ऊपर वाली भाभी से बात करती। बाहर बरामदे में बजते हुए रेडियो से गाने की आवाज अंदर तक आती और तभी रेडियो पर चलने वाले गाने के बोलों पर भाभी की किसी बात पर माही के मुस्कुराते हुए लब एकदम खामोश हो गए थे। मगनिया की आंसू और दर्द में डूबी हुई आवाज ने जैसे उसके दिल को झंझोर करा दिया था। वो तो अहद कर चुकी थी खुद से कि इस संग दिल को याद नहीं करेगी, मगर ये कैसी सदा थी, ये कैसी पुकार थी जो गानों के बोलों के साथ ही उसके दिल से अचानक उठना शुरू हो गए थे। तुम बिन जिया जाए कैसे, क्या कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हैं दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। माही ने साथी से अपनी आंखों को बंद करके इस आवाज को नजरअंदाज करना चाहता, मगर आंखें बंद करते उसकी बंद आंखों के पीछे मुस्कुराते हुए दो शहद रंग शरारती आंखें घूमने लगे थे। माई लिटिल एंजल, कानों में रस घुलती उसकी सहर आवाज और अपनी गर्दन पर उसकी सरसराती सांसों का एहसास माही को तड़पा रहा था। उसने व्हील चेयर पर टिके अपने दोनों हाथों को साथी से बंद कर लिया था। उसके दिल में भी तो मेला लगा हुआ था ना, इस बेवफा की यादों का, उसकी हंसती गुनगुनाती बातों का, उसकी शरारतों का, उसकी शिद्दतों का, उसकी मुस्कुराहटों का और उसके दिए हुए आंसू का, उसके दिए हुए दर्द का। उसकी बंद आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में गिरना शुरू हो गए थे। ऊपर वाली भाभी जो काफी देर से माही के साथ बैठी उससे बातें कर थी, उसके बदलती कैफियत को नोट करके खामोशी से उसे अकेला छोड़ के उठकर चले गए थे। उन्हें पता था इस वक्त उसे तन्हाई दरकार थे। उसके सपने, उसके अरमान तो कब के जल गए थे। अब तो उसके अंदर इन जले हुए अरमानों और सपनों की बस राख ही बची थी, जो बुझती थी और ना ही ठंडी होती थी। माही की बंद आंखों के पीछे जादू का एक छोटा सा दरीचा अचानक से खुला था। उसके साथ ही उनके कार के फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। जब वो उसकी सीट बेल्ट बंद करता जानबूझकर तकरीबन पूरा उसके सर पर झुक गया था और माही उसकी बोझल सांसों को अपने कान के पास महसूस करती गर्दन मोड़ गए थे। मुझे नर्वस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता ये शख्स, वो दिल में उससे पनाह मांगती हुई सोचने लगी थी। माई लिटिल एंजल, ए मेरी छोटी सी जल पड़ी, आज तो बहुत ही कातिल लग रही है, एक किस मिलेगी क्या? उसके खूबसूरत सुरख होंठों को देखते हुए बोला था। यहाँ कार में? बिल्कुल भी नहीं। वो उसे फासला बनाकर पीछे खिसकते हुए बोलती है। क्या तो ऐसे रही हैं जैसे अंदर बेडरूम में बड़ी खुशी खुशी मुझे दर्जन बार किसी से देती हैं। मेरे रोमांटिक होते ही आपकी सूरत ढूंढने वाली हो जाती है। वैसे क्या ख्याल है, आज हो ही ना जाए? आज तो आप मेरी हवाइश पूरी कर ही देंगी ना? वो शोही से बोला था। कौन सी हवाइश? वह नासमझी से उसकी शायद रंग आंखों में देखते हुए बोलते जिनमें शरारत कूट कूट कर बढ़े थे। यही कि आज मुझे मेरी आंखों में देखते हुए किस करेंगे? वो मजे से उसके चेहरे को देखता हुआ बोला था, जहां उसकी बात सुनकर हवाइयां उड़ने लगे थे। आप पागल हो गए हैं, मुझसे ये सब बात नहीं होगा। और ये क्या आपकी सुई हर वक्त रोमांस पर अटकी रहती है? कुछ और सूझता नहीं है? मैं नहीं जा रही कहीं आपके साथ बस। वह झंझला कर बोलती उसे खुद से पीछे धकेलते हुए सीट बेल्ट खोलने लगे थे। उसकी कार की सीट बेल्ट अजीब सी थी, जो ना उससे कभी ठीक से बंधती थी और ना ही खुलती थी। अभी भी वो बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी जब उसकी गाड़ी स्टार्ट करके जन से भगाई थी। वो उसे आज अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा था। जालिम हसीना,
एक शरीफ इंसान अपनी बीवी के साथ ही रोमांटिक होता है ना, और कितनी बार बताऊं, एक बार खुद को मेरी आंखों से देखें तो सही, फिर पता चलेगा। आपको देखकर ना सिर्फ एक ही फीलिंग आती है, वो है लॉर्ड ऑफ रोमांस। उसको देखकर एक आंख दबाता हुआ बोलता, लोफर। वह बड़बड़ा कर आ गई थी, फिर उसने हाथ बढ़ाकर ऑडियो प्लेट ऑन करके एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगा दिया था। गाने के बोलों को सीटी पर गुनगुनाते वो शरारत से बार बार उसको देख रहा था। उसकी गहरी मैनी हेज नजरों को नजरअंदाज किए बाहर के नजारों में गुम थे। ये सॉन्ग आपके जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहा है। उसके बालों की लिट खींचता हुआ बोल था, लेकिन उसको जानबूझकर पूरी तरह से इग्नोर किए बाहर देखने में मगन थे। वो उसकी लाताल्की भी आदि से कहाँ बर्दाश्त हो थी, इसलिए उसे बाहर के नजारों में महूद देखकर वो अपने एक हाथ से उसका दुपट्टा छेड़ते हुए शरारत शुरू कर चुका था। तब भी वह बुरी तरह उसकी चीप हरकतों पर भड़क उठे थे। ये क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई भी शर्म हया नहीं है कि एक तो वाहियात सॉन्ग सुनते हैं और ऊपर से ये हाथ आपके शराफत से पीछे करें, वरना मैं घर जाते ही डैडी जी को बताऊंगी आप रास्ते में क्या ऊंची हरकतें कर रहे थे। वो गुस्से से तरह कर बोले, अच्छा जी, ये बात है, ओके देन। आप अपने डैडी जी को बताएं कि उनका बेटा कितना रोमांटिक है और आपके साथ क्या क्या करता है, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। डेमो दिखाऊंगा अपनी हरकतों डेमो दिखाऊंगा अपनी हरकतों का आपको, वो भी सबके सामने। बल्कि इतना ही नहीं, इन शिकायतों का पूरा पूरा बदला भी लूंगा रात को। वो उसके हाथ की उंगली मुंह में लेकर जोर से काटता और बोला, छोड़े मेरा हाथ, आपको शर्म नहीं आएगी सबके सामने बेहयागी का मुजाहरा करते हुए? तोबा तोबा। वो हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए बोली थी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप डैड से सब कह सकती हैं ना, तो मैं कहने के साथ कर भी सकता हूँ। और वैसे भी बकौल आपके मैं बेहद बेशरम हूँ। उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए बोला, मैं तो बस धमकी दे रही थी, कौन सा सच मुझ कह रही थी। अब रोज मुझे इतना तंग करते हैं, अगर कहना होता ना तो बहुत पहले मैं सब कुछ डैडी से कह चुकी होती। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा मेरी छोटी सी जल पड़ी तंग करता हूँ मैं आपको, तो अब भी शराफत का मुजाहरा करना गलत हुआ ना? ठीक है, फिर मैं चली शराफत रुखसत हुई। अब भी आपको मैं इसी वक्त तंग करके दिखाता हूँ, बताऊं कैसे? ऐसे। वो रोड पर गाड़ी पार्क करता उस पर झुका था और एक हाथ से उसे कमर से पकड़ कर अपनी तरफ खींचते हुए माही के चेहरे को बेताशा चूमना शुरू कर दिया था, जबकि उसकी अचानक अफ्ताब पर बुखला कर आई गई थी। उसे अपना शर्माने लगी थी, पीछे हटें, अब बिल्कुल पागल हो गए हम, रोड पर ही शुरू हो गई है, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, खबरदार। जो मुझसे बात करने की कोशिश की, वो उसे आंखें दिखाकर धमकाती हुई बोली थी, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ था। जालिम लड़की, चले आप भी क्या याद करेंगी? तरस खाकर अभी छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था आपको छोड़ने का। और रही बात ना करने की बात, तो रात को बेडरूम में बताऊंगा जानब, मेरी शिद्दतों के आगे तो गूंगे भी बोल पड़े, आप क्या चीज हैं। वो शरारत से बोलता हुआ अपने सन ग्लासेस पहनकर कार स्टार्ट करने लगा था, जबकि वो मुंह फेर कर अपनी सीट से बिल्कुल दरवाजे के साथ ही खिसक गए थे और दोबारा बाहर देखने लगे थे। ये दूरी और इज्तनाब नाराजगी का वाजिया ऐलान था, मगर वो मानता तब ना। उस सीट पर वापस अपनी तरफ खींचते वो फिर से पहली वाली पोजीशन में बैठ चुका था, वो भी बाकायदा बड़ी मैनी हेजी से धमकी के साथ, जिस पर उसे घूरती हुई खामोशी से ठीक होकर बैठ गई थी। उसने बेशरम इंसान का कोई भी भरोसा नहीं था, वो अपने कहे पर 2 मिनट में अमल कर देता था। उनकी कार सबक हरामिस से रास्ते तय कर थी। वो एक बार फिर वो हुआ था, उसकी शरारती बातें इस तरह पूरे रास्ते उसे जिज करता रहा था। खुदा खुदा करके शॉपिंग मॉल आया था, जिसमें दाल होते ही वो सबसे पहले उसे लेकर खूबसूरत से बुटीक में दाल हुआ था, जहाँ पर ढेर सारी ड्रेसेस खरीदने के बाद भी वो एक के बाद एक ड्रेस उसके लिए लेता जा रहा था, जबकि वो अपने गुस्से की वजह से उसको मना भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक आखिरी ड्रेस उसने बहुत ही खूबसूरत बड़े से घेर वाला लॉन्ग फ्रॉक ली थी, जो कि काही ग्रीन कलर की एक पार्टी वेयर ड्रेस थी। उसके दामन पर बहुत ही चौड़ाई में तकरीबन आधे से कम फ्रॉक तक डार्क गोल्डन कलर का हैवी पीच लगा था, जिस पर ब्लू एंड ब्लैक छोटे बड़े स्टोन्स का बेहद नफीस सा काम जाल सा बना हुआ था। स्लीव्स फुल थी, मगर कफ से कोहनी तक स्लीव्स पर भी दामन जैसा ही काम हुआ था। बाकी पूरी फ्रॉक ग्रीन ब्लैक क्यूट स्क्वेंस से स्टोर्स जोक से सजी हुई चल रही थी, जिल मिला रही थी। फ्रॉक देखने में वो बेहद दीदा अजीब थी। आदि ने देखते ही फोन उसे खरीद लिया था और मेरे साथ चले जाकर चेंज कर कराएं, मुझे देखना है ये आप पर कैसी लगती है। उसे ड्रेस थमा कर उसे चेंजिंग रूम में भेज दिया था, जो कि बुटीक के बैक से पर बिल्कुल आहर में बना हुआ था। क्योंकि ये सुबह का टाइम था, इसलिए इस वक्त ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। वह बुरे बुरे मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई थी, जिस पर वो लब बीच कर मुस्कुराहट दबा गया था। अभी वो ड्रेस पहनकर खुद को आईने में देख ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई थी। अंधेरा होते ही वो एकदम खौफजदा होकर आवाजें देने लगी, आदि आदि, ये लाइट कैसे बंद होगी? आदि,
वो अंदाजे से दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ था। उसका हाथ खींचकर दीवार से लगा दिया था। वो अंधेरे में दहशत से फटी हुई आंखों के साथ चीखना चाहती थी, मगर आने वाले के परफ्यूम की महसूस खुशबू को वह पहचान गई थी। तभी उसकी आवाज हल्क में गुटकर आई गई थी। उसके चेहरे के पास हाथ लाकर आदि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की थी और मिरोसा का चेहरा वाजा हुआ था। थैंक गॉड, मैं कितना डर गई थी। अच्छा हुआ आप आ गए आदि। वो जेट्स के गले लग गए थे और फोन की तेज रोशनी में आदि ने पुरशौक नजर से उसको देखा था। रोशनी सीधा सामने लगे कद आदम आईने बाद चमक की सूरत में पड़ रहे थे, जिससे ग्रीन फ्रॉक पहने में आईने में नजर आता उसका झिलमिल कुर्ता कम से कम सरापा झिलमिल करता हुआ कम सुन सरापा सामने खड़े आदि के होश उड़ाने लगा था। मेरी जान, आपको छोड़कर कहाँ जाना है? मैंने आपकी आवाज सुनते ही मैं अंदर आ गया था। वह अंगूठे से उसका गाल से लाते हुए बेखुद सा होकर उसके होंठों को झुका था। आदि क्या कर रही हैं आप? छोड़े मुझे। उसको देखकर देखकर दूर होती हुई बोलती, ओके छोड़ दिया और मैं चला, मगर आप यहीं रहेंगी, वो भी तब तक जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी। ये रहा आपका फोन, जब आपको लगे आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए मुझे कॉल कर दीजिएगा। उसका फोन उसके हाथ में थमाता बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि मिरोसा हक्का बक्का अंधेरे में खड़ी रह गई थी। आदि कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़कर? कौन सी हवाएं? वो जोर जोर से गेट पर हाथ मारती हुई बोलती, जो कि बाहर से लॉक हो चुका था। फिर तेजी से उसका नंबर मिलाती हुई घबरा कर रो पड़े थे। आदि ये क्या तरीका है? आप मुझे यहाँ पर लॉक करके गेट खोले? और कौन सी हवाइश? कैसी हवाइश? आपकी जो भी हवाइश है ना, हम घर जाकर उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तमाशा मत बनाए और मुझे बाहर निकाले प्लीज। आदि के काल पीक करते ही वो रोते हुए बोली थी, पहले तो आप रोना बंद करें, मैं बाहर मौजूद हूँ और शर्त मेरी अब भी वही है, यानी मेरी हवाइश पूरी करें। कान में कहा था ना कि मैंने कि मेरी आंखों में देखकर मुझे किस करना होगा। यही हवाइश है मेरी, जिसे अभी आपको पूरा करना है, तभी आपको बाहर आना पॉसिबल है, वरना नहीं। और रही बात घर की बात, तो आजकल घर में जो ड्रामा चल रहा है ना, आप वही भी वाकफ है। 3 दिन हो गए आपको शाह हाउस में रुके हुए। कभी सोचा कि मैं आपके बिना अकेले कैसे रह रहा हूँ? आप भी, मैं अगर शॉपिंग के बहाने आपको वहां से जबरदस्ती ना लाता तो अपनी मर्जी से तो आप 2 दिन नहीं आती। आप जल्दी से बताएं, मेरी हवाइश पूरी करेंगी या यहाँ पर मस्जिद बंद रहना है? ओके मैं रेडी हूँ, मगर मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है अंधेरे में। वो बिना किसी जिद के फौरन मान गई थी, क्योंकि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था। इस अंधेरी जगह पर उसे अजीब सी वहशत तोड़ थी। आदि मुस्कुराता हुआ लॉक खोलकर अंदर आया था, जहाँ पर वह फोन की टॉर्च ऑन किए हुए खड़ी थी। दरवाजा लॉक करता हुआ उसके पास आया था। चले शुरू हो जाए, उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। वो धीरे से उसके बिल्कुल करीब आई थी। आंखों में नाराजगी की वाजिया तहरीर रकम थी। वो अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोशी से खड़ा था, मगर मुस्कुराती हुई आंखें उसी पर अटकी हुई थी। मिरोसा को समझ नहीं आया कि वह यूं होंठों पर उंगली रखे उसे शराफत दिखा रहा था या यह किस करने का वाजिया इशारा था। नीचे झुके, वो गुस्से से बोलती, जो हुक्म मैम। वो सर को हम करता हुआ कदर झुककर खड़ा हो गया था। वो उसकी शरारती आंखों में देखते हुए लजरती पलकों के साथ उछलकर उसके माथे को होंठों से छूने लगे थे। यहाँ नहीं, इधर। वो अपने होंठों की तरफ इशारा करता हुआ बोलता। वो गुस्से से दांत पीसती हुई उसके लबों को अपने होंठों से जरा सा छूती हुई फौरन अलग हुई थी। बस हो गया, अब चलें बाहर। लजती हुई आवाज में बोलती हुई वो गेट की तरफ बढ़ने लगी थी, जब उसने दोबारा से झटके से अपनी तरफ खींचा था। मेरी जान, मेरी संगत में इतने दिन रहने के बाद भी आपको किस करना नहीं आया अब तक, जबकि रोज आपके हुजूर में हजारों बार ये नजराना पेश करता हूँ। किस ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। उसकी कमर को जगह का अपने सामने लगाता हुआ, अपने साथ लगाता हुआ उसके लबों पर झुका था, अपने होंठों को उसके लबों में पेवस्त कर लिया था। उसने मजामत के तौर पर उसे पीछे करना चाहता, जिस पर वह बड़ा मौका उसे मजीद शिद्दत से खुद में जज्ब कर गया था। उसकी जुनूनी गिरफ्त में मिरोसा की सांसें उलझ रही थी, जबकि वो एक हाथ से उसकी नाजुक कमर को जकड़े, दूसरे हाथ को उसके सर के पीछे रखकर जमीन से कुछ ऊपर उठाता उसे सामने मौजूद दीवार से लगाए हुए था और शिद्दत से अपने इतने दिनों की तशकीनी मिटाने में मगन था। उसके सर गिर में मिरोसा को अपनी सांस बंद होती महसूस होने लगी थी, जिसका शायद उसे भी अंदाजा हो गया था। तभी उसने झटके से उसको नीचे जमीन पर खड़ा करने के साथ ही जोर से उसके निचले होंठ को दांत तले दबाकर काट लिया था। यह सिर्फ एक छोटी सी सजा थी, 3 दिन दूर रहकर मुझे तड़पाने की। बाकी की सजा के लिए आज रात तैयार रहें। इस वक्त ना बख्शूंगा ना तरस खाऊंगा, माइंड इट। उसे बाहों में घेरे से आजाद करते हुए बोला था। इसी वक्त रूम की लाइट अचानक ऑन हुई थी और बाहर जोर जोर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आने लगी थी। वो अपना आप संभालते हुए आदि से दूर होकर खड़ी हो गई थी और अपना रो मोड़ते हुए बेटपत होती सांसों को दुरुस्त करने लगी थी। एक बार फिर आदि की बेपनाह शिद्दतों के आगे उसकी बोलती बंद हो गई थी। निचले होंठ पर दर्द महसूस करते हुए मिरोसा ने अपने होंठों को छूकर देखा था। निचले होंठ पर मौजूद उसकी उंगली पर लग गया था। उसने गुस्से से
अपनी उंगली पर लगे हुए होंठ को देखा था और दूसरे हाथ से होंठ को साफ करते हुए घूरकर आदि को देखने लगी, जिसने उसी वक्त दरवाजा खोला था। सर प्लीज, बहुत देर हो गया, मैं उसे ज्यादा देर मैनेज नहीं कर सकती, ना ज्यादा देर चेंजिंग रूम की लाइट ऑफ कर रख सकती हूँ। प्लीज आप लोग जल्दी से बाहर आए, दूसरे कस्टमर्स बाहर वेट कर रहे हैं। आदि के दरवाजा खोलते ही एक सेल्स गर्ल जल्दी जल्दी बोलते हुए उसे बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे थे। ओके हम आते हैं, आप चलें, बस मेरी वाइफ चेंज कर कर आ रही है। उस सेल्स गर्ल्स को अपनी जेब से 5-5 हज़ार के कई सारे नोट देता हुआ बोला था। पैसे लेकर वो मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहती वापस चली गई थी और मेरोसा जो शॉक सी खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी, लड़की के जाते ही आदि की तरफ आए थे। तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? बहुत ही ज्यादा, बल्कि शदीद ही बेशर्म किस्म के इंसान हैं आप। मैं भी सोचूं इतने बड़े मॉल में बिजली का इतना नाकस इंतजाम कैसे हो सकता है, और यूं लेडीज चेंजिंग रूम में आप इतने धड़ल्ले से घुसे चले आए। ये इस लड़की ने बाहर से लाइट बंद करके आपको अंदर भेजा था ना? हद है बेशर्मी की, ये तो इतनी जोर से मेरे होंठ पर काट लिया, अब खड़े हंस रहे हैं। जाएं अब बाहर, मुझे चेंज करना है। वो गुस्से से नाक फैलाकर उसको देखती हुई बोली थी, जो कि मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। वो इस खूबसूरत से फ्रॉक में वो कोई नाजुक सी मोम की गुड़िया लग रही थी। गहरे हरे रंग में उसके गुलाबी माइल्ड सफेद रंगत खिल्ली पड़ी हुई थी। तो करें ना चेंज, किसने मना किया है? यहाँ भी तो मैं ही हूं ना जिससे रोज रात को होता हूँ। वो मैनी हेजी से बोलता हुआ अब भी शराफत के मूड में था, अब भी शरारत के मोड़ में था। और मेरोसा ने बेताशा शर्म महसूस करते सुर पड़ते चेहरे के साथ उसका हाथ पकड़कर बाहर धकेला था और गेट लॉक कर दिया था। फिर उसने मजीद शॉपिंग का इरादा तर्क करते हुए वापसी की रट लगा दी थी। वापसी पर भी वो उसे पूरे रास्ते छेड़ता हुआ आया था। उसके बेबाक जुमले सुनकर वो कानों की लौं तक सुर पड़ी थी। उस शख्स पर बेशर्मी जैसे खत्म थी। मामा, 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 टूटे फूटे लफ्जों के साथ ही उसके पैरों पर हाथ मारता नन्ना आयज उसे माथे की जादू से खींच कर हाथ में वापस लेकर आया था। वहां पर 6 महीने का हो गया था और बैठने लगा था। बैठे बैठे खिसकना भी उसने खूब भाता था। सर्दियों की आमद शुरू हो गई थी। लीमा भी बाहर बरामदे में चटाई बिछावे बैठी हुई लहाफ में डोरे डाल रही थी। वो अभी कुछ देर पहले ही वापस आए थे। आया सलीमा बी के पास ही था, मगर न जाने कब खिसकता हुआ वो अंदर माँ के पास आ गया था। वो अपने ख्यालों में गुम माही को इन लोगों की आमद का पता नहीं चला था। मम्मा की जान, आप कब आए? यहाँ आओ, कितना शरारती हो गया है। नानी माँ के पास से यहाँ खुद आ गया मेरा बेटा। वो झुककर आयस को उठाते हुए अपनी मफलूस टांग पर बिठाकर उसके खूबसूरत गुलाबी गालों को चूमने लगे थे। उसकी बाएं टांग बिल्कुल ठीक थी, मगर दाएं टांग जाम बिगड़ने के बायस नकारा हो गई थी। इसी टांग के काम ना करने की वजह से वो एक टांग के सहारे भी नहीं चल पाती थी। उसकी दाएं टांग की हड्डी इन्फेक्शन पर वक्त कंट्रोल न होने पाने पर और जख्म गहराई तक फैलने के बाद गल चुकी थी। ऑपरेशन के जरिए इस हड्डी को रिप्लेस किया जा सकता था। वो दोबारा चल सकती थी, मगर उसमें खर्चा बहुत था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हलीमा भी और अरफा दोनों उसके इलाज के लिए इस मकान का एक हिस्सा बेचना चाहती थी, मगर माही दोनों को अपनी कसम देकर कब का खामोश करवा चुके थे। उसने उन्हें साथी से मना कर दिया था कि इसलिए वह मुकम्मल व्हीलचेयर की होकर रह गए थे। वो गौर अपनी गोद में खेलते हुए आयस को देखने लगे थे। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके नकुश और वाजा होने लगे थे। पहले भी वो आदि की शक्ल था, मगर उसकी सफेद व सुरा गुलाबी माइल रंगत माही जैसी थी और थोड़ी पड़ने वाला नन्हा सा गरा भी बिल्कुल अब दांत निकलने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया था। तभी उसके रंगत पर भी फर्क पड़ गया था और चेहरा भी हल्का हो गया था, जिससे वो गरा भी इतना वाजा नहीं होता था। और अब वह हूबहू आदि का जैसा हो गया था। आदि के बचपन की फोटोज एक बार उसने अनाया आपी से दिखाई थी। उसके बेटे की छात्र आंखें बिल्कुल आदि की आंखों से मुशाबा थे। वही शोहवा शरीर आंखें जो कुछ देर पहले उसकी तस्वर में अबा थे। आयस इधर आ जाए, बच्चे कहाँ गए थे तुम? आओ अपनी नानी माँ के पास आओ। ग्रैनी नन्हे आयस को आवाज़ें देती बोल दी। टांगों के दर्द की वजह से उसने फौरन उठा बैठक नहीं होती थी। आयस भी उनकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो गया था। तभी माही की गोद में बैठे बैठे वो अपने हाथ पैर चलाते नीचे उतरना चाह रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए जैसे उसे नीचे छोड़ा, वो खिसकता हुआ बाहर जाने लगा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने माही को मुड़कर देखा और मुस्कुराता हुआ दोबारा से जैसे ही हलीमा बी की तरफ खिसका, बैलेंस आउट होने की वजह से मुंह के बल फर्श पर गिरा था। उसके गिरने के साथ ही माही की जोरदार चीख बुलंद हुई थी। आयस को गिरता हुआ देखकर वो बाएं टांग पर वजन डालते हुए उठी ही थी कि लड़खड़ाती हुई खुद भी जमीन पहुंच हो गई थी। हलीमा भी जलती हुई आगे आई थी और उन्होंने झुककर पहले नन्हे आयस को गोद में उठाया और फिर आरफा को आवाज देकर माई को उठाने भेजा था, जो खुद भी आयस और माई की आवाजें सुनकर सहन से भागते हुए चली आई थी। कुछ देर पहले आयस के निचले 2 दांत निकले थे। वही दांत मुंह फर्श पर लगने के बाद उसके ऊपरी होंठ में घुस गए थे। उसके मुंह से तेजी से खून बहने लगा था। आरफा ने माही को उठाकर वापस कुर्सी पर बिठाया था। उसकी भी हाथों की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई सहमी कर गए थे। ये चूड़ियां भी उसे कल आरफा ने ही जबरदस्ती पहनाई थी। काले रंग की चूड़ियां उसकी बेहद गुलाबी कलाई में खूब ही जच रही थी।
आरफा जल्दी से चीनी लाकर मेरे बच्चे के मुंह में रखो, देखो कितना खून निकल रहा है। लीमा बी की आवाज पर आरफा बात हुई किचन से चीनी लेकर आई थी और आयस के मुंह में डाली थी, जो कि दर्द की शिद्दत से मुंह को हाथ लगाने नहीं दे रहा था और मसलसल नफी में सह हिलाता रो रहा था। रुको, मैं उसको लेकर वकार बेटे के पास जाती हूँ, वही कोई दवाई दे जो मेरे बच्चे का दर्द कम हो। लीमा भी आयस को आरफा के हाथ में थमाकर चादर ओढ़ने चली गई थी। फिर चादर सापा जमाकर बाहर आते वो आरफा के हाथ से रोते हुए आयस को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। उस दौरान माही आंखों में आंसू लिए बेबस नजर से बस अपने रोते हुए बच्चे को देखती जा रही थी। ये सब काम उसके करने के थे, मगर वो अपनी मजदूरी की वजह से दूसरों की मोहताज हो गए थे। आरफा उसके दिल्ली की कैफियत समझती भी उसे तसल्ली अमेज अंदाज में उसके लिए कंधे पर हाथ रखा था। माही ने चौंक कर आरफा को देखा था और खामोशी से अपने आंसू पोंछने लगे थे। परेशान मत हो माही बीबी, बच्चों के ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। अम्मा लेकर गई है ना, डॉक्टर अच्छी तरह से दवाई दे देते हैं। अपना छोटू कल तक सेट हो जाएगा। आप रुके, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आपके हाथों से खून निकला है, बैंडेज कर देती हूँ। इतनी प्यारी लग रही थी चूड़ियां, लगता है भाभी की नजर आ गई, सभी टूट गई, एक भी नहीं बची। कोई बात नहीं, कल मैं नहीं ले आऊंगी। आपकी कलाई में चूड़ियां बहुत ही सजती हैं। और माही से कहते हुए कमरे से चली गए थे। पीछे अकेली बैठी माही के दिल में अपनी बेबसी के जज्बे के साथ ही एक और जज्बा भी शिद्दत से जाग उठा था, और वो था उसकी हालत के जिम्मेदार उस शख्स की नफरत का जज्बा।